तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। आज मैं फिर हाजिर हूँ बीए फर्स्ट ईयर के पेपर 1 के चैप्टर 7 को लेकर, यानी समिति, एसोसिएशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बीए सेकेंड ईयर से रिलेटेड वीडियो भी जल्द ही चैनल पर अपलोडेड होने वाली है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि समिति क्या है, यानी एसोसिएशन या फिर समिति टर्म से हमारा क्या अभिप्राय है। तो आमतौर पे सहायता तथा सहयोग के आधार पर मिलजुल कर लक्ष्यों को या फिर किसी भी उद्देश्य को पूरा करने वाले जो ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसे ही समूह कहा जाता है। यानी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सहयोग के आधार पर किसी निश्चित लक्ष्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी समूह और ऑर्गेनाइजेशन को ही समिति कहा जाता है। यानी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समितियों का निर्माण किया जाता है। इस क्लास में जानेंगे समिति का अर्थ एवं परिभाषा, समिति की अनिवार्य तत्व, समिति की प्रमुख विशेषताएं, समिति के प्रकार, उससे संबंधित सारांश तथा कुछ अभ्यास प्रश्न। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समिति का अर्थ एवं परिभाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के कारण उसकी असीमित इच्छाएं व आवश्यकताएं हैं। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यक्ति अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। तो मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी, यानी वो समाज में रहता है। समाज में रहकर उसे विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की असीमित इच्छाएं जागृत होती है। तो मनुष्य अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। तो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार इन आवश्यकताओं या लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 3 तरह के ढंग हो सकते हैं। यानी मैकाइवर एवं पेज के अनुसार इन लक्ष्यों को, यानी जो हमारे असीमित इच्छाएं और आवश्यकताएं हैं, इनको पूरा करने के 3 प्रकार के ढंग हो सकते हैं। पहला, जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को स्वतंत्र रूप से अकेले ही बिना किसी सहायता के स्वयं पूरा कर ले। यानी प्रथम वाले ढंग में मैकाइवर कह रहे हैं कि इसमें इस वाले तरीके में व्यक्ति क्या स्वतंत्र रूप से, यानी अकेले ही अपनी बिना किसी की सहायता से अपने लक्ष्य को पूरा करता है। परंतु ये एक असामाजिक ढंग है, यानी इसमें सामाजिकता नहीं पाई जाती। जब व्यक्ति स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं की अकेले पूर्ति के लिए खुद ही संघर्ष करता रहेगा, तो ये एक असामाजिक ढंग है। तथा दूसरे अत्यंत दुष्कर है। द्वितीय, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे के हितों का हनन करे, उससे संघर्ष करे। यानी दूसरा ढंग उससे भी खराब है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरों का नुकसान करे और उनसे लड़े झगड़े। तो क्या ये भी एक असामाजिक ही ढंग है। तो यह ढंग भी समाज विरोधी प्रवृत्ति को अधिक स्पष्ट करता है। यद्यपि संघर्ष जीवन का ही अंग है, फिर भी यह असामाजिक है। समाज द्वारा इस तरीकों को मान्यता प्रदान की जाती है। तथा तृतीय, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को दूसरे व्यक्ति को सहयोग से पूरा करे, यह एक सामाजिक ढंग है। यानी संघर्ष जीवन का एक अंग है, परंतु फिर भी ये असामाजिक है, क्योंकि दूसरों का सम्मान को खराब कर देना और उनसे लड़ना झगड़ना, इस प्रकार का संघर्ष एक असामाजिक प्रवृत्ति को जन्म देता है। तो कहा जा रहा है कि जो तीसरा रूल है, उसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर संघर्ष करे, तो इसे ही सामाजिक ढंग कहा मैकाइवर एवं पेज ने। आवश्यकताओं को पूरा करने का तीसरा ढंग समिति का आधार है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पारस्परिक सहायता तथा सहयोग के आधार पर मिलजुल कर लक्ष्यों को पूरा करने वाले समूह या संगठन को हम समिति कह सकते हैं। जब कुछ लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सहयोग के आधार पर किसी संगठन का निर्माण करते हैं, तब इसी संगठन को हम समिति कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब समाज में रहकर उसे अनेक प्रकार की इच्छाएं आवश्यकताएं होती है। तो मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 प्रकार के समाज में ढंग पाए जाते हैं। पहला, जिसमें व्यक्ति स्वयं ही अपने कार्य को, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए संघर्ष करता रहे। दूसरा, दूसरे के समान का, यानी दूसरे की हितों का हनन करे, उनसे संघर्ष करे, लड़े झगड़े। तो क्या ये भी एक असामाजिक ढंग है, असामाजिक प्रवृत्ति को भी जन्म देता है। और तीसरा क्या है, जिसमें समाज में रहकर एक व्यक्ति दूसरे की सहायता लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे और निरंतर संघर्ष करता रहे। तो इसे मैकाइवर एवं पेज ने एक सामाजिक ढंग कहा। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो ये तीसरा ढंग है, उसे ही समिति का आधार कहा जाता है। समिति वो है जिसमें व्यक्ति पारस्परिक एकता के आधार पर पारस्परिक अंतरक्रिया करते हुए विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर एक दूसरे की सहायता के आधार पर किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर समूह में रहकर जो भी कार्य करते हैं, उन्हें समिति या फिर एसोसिएशन कहा जाता है। तो समिति व्यक्तियों के द्वारा अपने समान उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए विचारपूर्वक निर्मित एक ऐसा संगठन का नाम है जिसकी सदस्यता इच्छा पर होती है। तो समिति आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें व्यक्ति संगठित होकर, यानी एक साथ होकर समान हितों को ध्यान में रखकर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। तो उद्देश्यों की पूर्ति के पश्चात समिति भंग भी हो सकती है। यानी अगर हम किसी चीज़ के उद्देश्य के लिए या फिर किसी मोटिव के लिए हम एक साथ हुए हैं, जब वो मोटिव पूरा हो जाता है तो वो एसोसिएशन खत्म भी हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम जो भी टॉपिक्स लाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन और इफेक्टिव होते हैं। हाँ, थोड़ा लेंथी ज़रूर होते हैं, लेकिन आपके नोट्स के लिए काफ़ी वैल्यूबल होते हैं। तो प्लीज़ इसे नेग्लेक्ट मत करिएगा और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा और अपने नोट्स बुक में जरूर नोट करिएगा। समिति व्यक्तियों का समूह या किसी विशेष हितों या हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। परिवार, विद्यालय, व्यापार, संघ, चर्च, धार्मिक संघ, राजनीतिक दल, राज्य इत्यादि समितियां, इनका निर्माण विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यानी विद्यालय का उद्देश्य शिक्षा प्रदान करने के लिए तथा बिजनेस के लिए, यानी व्यवसाय के लिए तैयार करने के लिए भी निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार श्रमिक संघ का, यानी व्यापार संघ का भी निर्माण नौकरी की सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक दर के लिए और कार्य की स्थिति इत्यादि को ठीक करने के लिए बनाई जाती है। तो साहित्यकारों और पर्वतारोहियों के संगठन भी समिति के ही उदाहरण कहे जा सकते हैं। अब बात करते हैं
समिति से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समान हित या हितों की पूर्ति के लिए दूसरे सहयोग के साथ सोच विचार कर संगठित किए समूह को समिति कहते हैं। यानी मैकाइवर के अनुसार समान हित के पूर्ति के लिए जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर सोच समझ कर संगठित होकर सामूहिक रूप से कार्य करते हैं वही समिति है। गिलिन के अनुसार समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी विशेष हित या हितों के लिए संगठित होता है। यानी गिलिन कह रहे हैं कि समिति वो समूह है जो समिति व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें किसी विशेष हित की पूर्ति के लिए हम सब ऑर्गेनाइज होते हैं, एक साथ आते हैं तथा मान्यता प्राप्त व स्वीकृत विधियों व्यवहारों का कार्य भी करते हैं। इसी बात ही बोगार्ट्स के अनुसार समिति प्राय किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों को मिलजुल कर कार्य है। तो बोगार्ट्स कह रहे हैं कि समिति क्या है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर जो हम कार्य करते हैं वो सभी समिति है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें सहयोग व संगठन पाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य किसी लक्ष्य की पूर्ति है। समिति के सदस्य अपने विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के कुछ निश्चित नियमों के अंतर्गत सामूहिक प्रयास करते रहते हैं तथा साथ में समिति का निर्माण भी करते हैं और उद्देश्य की पूर्ति होने के पश्चात समिति नष्ट भी हो जाती है। बात करते हैं समिति की अनिवार्य तत्व के बारे में। तो समिति के निम्नलिखित 4 अनिवार्य तत्व होते हैं, यानी समिति में ये 4 तत्व अनिवार्य रूप से कंपल्सरी रूप से पाए जाते हैं। पहला, व्यक्तियों का समूह। समिति समुदाय की तरह मूर्त है। यह व्यक्तियों का एक संकलन है। 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्तियों का होना समिति के निर्माण हेतु अनिवार्य है। यानी समिति का कोई आकार रंग रूप नहीं होता, ये एक मूर्त है। तो समुदाय की तरह समिति भी मूर्त होती है। इसमें व्यक्तियों का संकलन होता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना भी समिति के निर्माण के लिए अनिवार्य है, या फिर 2 व्यक्तियों को मिलकर भी समिति का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा, समान उद्देश्य। दूसरा अनिवार्य तत्व है समान उद्देश्य। समिति का दूसरा आवश्यक तत्व समान उद्देश्य अथवा उद्देश्यों का होना। व्यक्ति इन्हीं समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो संगठन बनाते हैं उसे समिति कहा जाता है। यानी समिति के निर्माण के लिए किसी निश्चित उद्देश्य का होना अनिवार्य है। बिना उद्देश्य के किसी समिति का निर्माण नहीं होता। यानी समिति तो वही है ना जिसमें हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। सहयोग समिति का तीसरा अनिवार्य तत्व है। इसी के आधार पर समिति का निर्माण होता है। सहयोग के बिना समिति का कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्या है कि समिति के लिए व्यक्तियों का होना तो अनिवार्य है, समिति के लिए समान उद्देश्य का होना भी अनिवार्य है, परंतु जब उसमें पारस्परिक सहयोग की भावना नहीं होगी तो हम एक साथ मिलजुल कर किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कैसे कार्यरत होंगे, किस तरह उस निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। तो कहा जा रहा है कि समिति के लिए अनिवार्य तत्व के रूप में पारस्परिक सहयोग का, यानी एक साथ अंतर्क्रिया करने के लिए एक साथ हमें सहयोग की भावना, हेल्प के साथ रहना भी तो जरूरी है। संगठन, समिति के उद्देश्य की प्राप्त पूर्ति के लिए संगठन का होना भी आवश्यक है। संगठन द्वारा समिति की कार्य प्रणाली में कुशलता आती है। तो समिति के लिए क्या है कि समिति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन का होना भी आवश्यक है। तो हम किसी कार्य को करने के लिए एक साथ एकजुट हो जाएंगे, एक साथ मिलकर कार्य करेंगे और उसमें ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगा तो चीजें अव्यवस्थित हो जाएंगी और निश्चित उद्देश्य प्राप्त नहीं होंगे। तो ये कहा जा रहा है कि समिति के निर्माण के लिए संगठन का होना भी, यानी ऑर्गेनाइजेशन का होना भी अनिवार्य आवश्यक है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि समितियों के निर्माण के लिए 4 अनिवार्य तत्व होना आवश्यक है। इसमें व्यक्ति का होना, समान उद्देश्य का होना, पारस्परिक सहयोग का होना तथा संगठन का होना अनिवार्य है। आप इन चारों को डायग्राम में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं। समिति की प्रमुख विशेषताएं। अब बात करते हैं समिति की अन्य विशेषताओं के बारे में। समिति की विभिन्न परिभाषाओं से इसकी कुछ विशेषताएं भी स्पष्ट होती हैं। इनमें से कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। मानव समूह, समिति का निर्माण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह से होता है जिसका एक संगठन होता है। संगठन होने का आधार उद्देश्यों या उद्देश्यों की समानता होती है। तो इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं जिसमें सामाजिक संबंध पाया जाता है। तो समिति व्यक्तियों का मात्र एकत्रीकरण नहीं है अपितु व्यक्तियों का समूह है, इसलिए इसका स्वरूप भी मूर्त रूप से पाया जाता है। यानी समिति का निर्माण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मिलने से या उनके सामूहिक रूप से एक साथ संगठित रूप से रहने से भी कहा जाता है, जिनमें हम किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। निश्चित उद्देश्य, समिति के जन्म के लिए निश्चित उद्देश्य का होना आवश्यक है। यदि निश्चित उद्देश्य न हो तो व्यक्ति जिनकी पूर्ति के लिए तत्पर न होंगे और न ही समिति का जन्म होगा। तो समिति का विकास स्वतः नहीं होता, इसका जन्म व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। का विकास स्वतः नहीं होता, इसका जन्म व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। तो जब हम किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं तो हम किसी के सहयोग के द्वारा करते हैं। तो इस सहयोग में 1 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह में हम ऑर्गेनाइज रूप में वे में कार्य करते हैं। इसके लिए निश्चित उद्देश्य का होना अनिवार्य है। पारस्परिक सहयोग, समिति अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करती है। उद्देश्य की प्राप्ति तथा व्यवस्था के लिए सहयोग होना अति आवश्यक है। चूंकि समान सदस्यों के समान उद्देश्य होते हैं, इस कारण इनमें सहयोग भी पाया जाता है। बनना एवं बना रहना सदस्यों के सहयोग पर ही निर्भर करता है। कॉम्पिटिटिव एवं संघर्ष कार्य प्रणाली में सुधार और बुराइयों को दूर करने में सहायक हो सकते हैं, किंतु लक्ष्यों की प्राप्ति में समिति निर्माण व स्थायित्व में आधारभूत तत्व सहयोग है। यानी जब हम एक दूसरे के साथ सहयोग के रूप से पारस्परिक यानी एक दूसरे की हेल्प करते हुए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कार्य करते तो कार्य ज़्यादा अच्छा और कन्वीनियंट वे में चलता है। इसके विपरीत जब हम एक दूसरे से दृश्याम या फिर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तब कार्य करते हैं, उसके परिणाम में और या फिर मिलजुल कर कार्य करके जो परिणाम हासिल होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो किसी भी समिति को पारस्परिक रूप से चलाने के लिए हमें पारस्परिक रूप से सहयोग भी एक दूसरे का करना होगा, एक दूसरे की हेल्प भी करना होगा, क्योंकि समिति बनाने का आधार ही सहयोग है। तो हम सहयोग की भावना के साथ किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी समूह का निर्माण करते हैं, जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके तथा उनके उद्देश्य की प्राप्ति भी हो सके।
ऐच्छिक सदस्यता। प्रत्येक मनुष्य की अपनी आवश्यकताएं हैं। जब वह मनुष्य सोचता है कि अमुक समिति उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है तो वो उसका सदस्य बन जाता है। समिति की सदस्यता के लिए कोई बाध्यता नहीं होती। इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, इसे कभी भी बदला जा सकता है। समिति में ऐच्छिक सदस्यता पाई जाती है, यानी हम अपनी इच्छा के अनुसार समिति का निर्माण भी कर सकते हैं और हमारे उद्देश्य की प्राप्ति होने के बाद उसका नाश भी कर सकते हैं, या फिर हम किसी संगठन यानी एसोसिएशन को छोड़कर दूसरे एसोसिएशन में भी जा सकते हैं। यानी जब ये हमें पता है कि हमारे उद्देश्य क्या है तो हम उसी हिसाब से अपनी एसोसिएशन का चुनाव भी, अपनी समिति का चुनाव भी कर सकते हैं और एसोसिएशन का निर्माण भी कर सकते हैं। यानी एसोसिएशन में सदस्यता हमारी इच्छा पर निर्भर करती है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती। अस्थायी प्रकृति। समिति का निर्माण विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। जब उद्देश्य की प्राप्ति होती है तो वह समिति समाप्त हो जाती है। इनके लिए गणेश उत्सव के लिए गठित समिति गणेश उत्सव समाप्त हो जाने के बाद भंग हो जाती है। यानी समिति की प्रकृति अस्थायी होती है, इसे स्थायी रूप से नहीं रखा जाता। जब हमारे उद्देश्य प्राप्त हो जाते तो इनका विनाश भी हो जाता है। विचार पूर्वक स्थापना। समिति की स्थापना मानवीय प्रयत्नों के कारण होती है। व्यक्तियों का समूह पहले यह परामर्श करता है कि समिति उनके लिए कितनी लाभप्रद होगी, या विचार विमर्श करने के पश्चात ही समिति की स्थापना की जाती है। तो समिति की स्थापना सोच समझकर विचारपूर्वक की जाती है। व्यक्तियों के कुछ उद्देश्य होते हैं, व्यक्ति इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो वह उन नियमों के द्वारा सोच समझकर समिति की स्थापना करता है तथा इसका स्वतः विकास भी करता है। नियमों पर आधारित। प्रत्येक समिति की प्रकृति अलग होती है, इसी कारण समिति के नियम भी अलग अलग होते हैं। उद्देश्यों को पाने के लिए, सदस्यों के व्यवहार में अनुरूपता लाने के लिए कतिपय निश्चित नियम आवश्यक है। नियमों के अभाव में समिति अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी समिति अनियमित रूप से अपना कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति का निर्माण होता है उसको तभी प्राप्त किया जा सकता है जब समिति के सदस्य संगठित होकर नियम से कार्य करें। अब बात करते हैं मूर्त संगठन। व्यक्तियों का एक समूह है जो कतिपय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एकत्र होते हैं। इस दशा में समिति को मूर्त संगठन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसको किसी के भी द्वारा देखा जा सकता है। तो समिति व्यक्तियों का समूह है जो विभिन्न हितों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं। अतः समिति एक मूर्त संगठन है जिसमें व्यक्तियों को आमने सामने की स्थिति में देखा और स्पष्ट किया जा सकता है। समिति साधन है साथ देने। समिति का निर्माण उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि हम पढ़ने के शौकीन है तो वाचनालय की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, यानी लाइब्रेरी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। इसमें हमें इच्छा अनुसार पुस्तकें मिलती रहती है। इसमें वाचनालय पुस्तकें प्राप्त करने का साधन और यही समिति है। अतः हम ये कह सकते हैं कि समिति साधन है और साध्य नहीं है। तो समिति का निर्माण विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति के लिए होता है, परंतु समिति का निर्माण ही हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं होता, वरन हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति अन्य साधनों से भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं समिति के प्रकार के बारे में। समिति की संरचना के आधार पर समिति को दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी समिति के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। सबसे पहले बात करते हैं औपचारिक समिति के बारे में। तो औपचारिक समिति का आदर्श रूप वही है जो समिति की विभिन्न परिभाषाओं में दिखाया गया, यानी जो ऊपर परिभाषाओं के बारे में बात की गई। किसी विशिष्ट हित या हितों की प्राप्ति के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक औपचारिक एवं स्पष्ट कार्यपद्धति के अनुसार संगठित होते हैं तो उसे औपचारिक समिति कहा जा सकता है। ऐसी समितियों में संपूर्ण कार्य को निश्चित भागों में तार्किक आधार पर बांट दिया जाता है। समिति भी होती है जिसमें किसी विशिष्ट हित की प्राप्ति के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति औपचारिक रूप से एक दूसरे के साथ संगठित होकर कार्य करते हैं। तो ऐसी समितियां संपूर्ण कार्य को निश्चित भाग में तार्किक आधार पर बांट दिया जाता है। उसी के अनुरूप प्रत्येक कार्य के लिए निश्चित पदों का सृजन किया जाता है। प्रत्येक पद के अधिकार और कर्तव्य सुपरिभाषित होते हैं। औपचारिक नियमों के आधार पर प्रत्येक पद के लिए उपयुक्त योग्यता का व्यक्ति चयन नियुक्त किया जाता है। वेतन क्रम, उन्नति का प्रावधान, प्रशिक्षण आदि सभी सेवा संबंधी नियम स्पष्ट होते हैं। इसी बात निरीक्षण एवं नियंत्रण के नियम भी पूर्व निर्धारित होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि औपचारिक समिति वे होती है जिसमें व्यक्ति औपचारिक रूप से संगठित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य भी निश्चित रूप से वर्गीकृत होता है, यानी अलग अलग व्यक्ति को उनके पद के अनुसार अलग अलग कार्य भी बांट दिया जाता है और प्रत्येक कार्य को करने की एक कार्य प्रणाली भी होती है। तथा औपचारिक नियम के आधार पर प्रत्येक पद के लिए उपयुक्त योग्यता वाले व्यक्ति का चयन भी किया जाता है। उनका वेतन यानी सैलरी भी नियुक्त की जाती है और प्रशिक्षण सेवा संबंधी नियम भी स्पष्ट कराए जाते हैं। तो इस प्रकार के समितियों में जैसे हमारे विद्यालय, हमारे व्यावसायिक संघ या फिर से रिलेटेड कई प्रकार की बड़ी बड़ी कंपनियां, तो उनमें क्या होता है कि जैसे हमारे विद्यालय को उदाहरण के रूप में ले लीजिए, तो विद्यालय में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग अलग कार्य होता है। विद्यालय भी एक समिति है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी उन्हें व्यवसाय में आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है, शिक्षा प्रदान की जाती है। तो उसमें भी टीचरों की विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाती है, उनको उनकी सैलरी भी निर्धारित की जाती है। उन्हें अगर वो टीचिंग स्किल्स में कम है तो उन्हें स्किल्स भी प्रदान की जाती है। मैनेजमेंट में भी लोग होते हैं, मैनेजमेंट का कार्य वो संभालते हैं, यानी कॉलेज को किस तरह से मैनेजमेंट करना है, स्कूल को किस प्रकार से मैनेज रूप से चलाना है। कहा जा सकता है कि औपचारिक जो समितियां होती हैं उसमें सभी का अपना एक कार्य होता है, सभी का कार्य को डिवीजन कर दिया जाता है। उनको उनकी योग्यता के आधार पर उस पदों पर उनका नियुक्त भी किया जाता है, उन्हें वेतन भी प्रदान की जाती है और सभी के कार्य स्पष्ट रूप से नियम के अनुसार चलते रहते हैं। तो इस प्रकार औपचारिक समिति के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। इसमें विशिष्ट नाम होता है, सुघोषित उद्देश्य होते हैं, स्पष्ट नेतृत्व होता है, औपचारिक संविधान होते हैं, निरीक्षण एवं नियंत्रण की व्यवस्था, पुरस्कार एवं दंड द्वारा होती है, कार्य क्षेत्र की परिधि तथा विशिष्ट चिन्ह यदि कोई हो तो, यानी
तो यदि उदाहरण के रूप में हम विद्यालय को ही ले लें औपचारिक समिति में, तो किसी भी विद्यालय का एक स्पष्ट विशिष्ट नाम होता है, वहाँ के सुघोषित उद्देश्य होते हैं, यानी हमें इस वर्ष इस सेशन में क्या क्या पढ़ाना है, किस तरह से हमें अपनी कार्यप्रणाली को बढ़ाना है, तो उद्देश्य निश्चित होते हैं। स्पष्ट नेतृत्व यानी मैनेजमेंट के द्वारा स्पष्ट नेतृत्व भी होता है। औपचारिक संविधान के आधार पर चलाई जाती है। निरीक्षण एवं नियंत्रण की व्यवस्था पुरस्कार और दंड द्वारा होती है, यानी बच्चों को दंडित भी किया जाता है और उन्हें अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया जाता है। कार्य क्षेत्र की परिधि तथा विशिष्ट चिन्ह होते हैं यदि हो तो, यानी विभिन्न प्रकार के स्कूल कॉलेज को अपना एक लोगो भी होता है, एक कार्य परिधि यानी कार्य करने का एक अलग ऑफिस भी होता है। तो इस प्रकार ये कुछ औपचारिक समिति के लक्षण थे। तो औपचारिक समिति में इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। अनौपचारिक समिति अनौपचारिक समिति ऊपर से ही परस्पर दो विरोधी शब्द लगते हैं, क्योंकि अधिकांशतः समिति की परिभाषा औपचारिक नियमों की विद्वानता के आधार पर ही की जाती है। परंतु यदि हम सतह से नीचे की गहराई में देखें तो यह एक यथार्थ है कि अनेक समितियां अनौपचारिक रूप से विकसित होती है और कार्य करती हैं। इनके सदस्य विशिष्ट हितों के लिए मिलजुल कर कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। तात्पर्य यह कि अनौपचारिक समिति में लग रहा है कि अनौपचारिक समिति इसके विरोधी है, परंतु जैसे हम सब जानते हैं कि समिति में औपचारिक नियमों की विद्यमानता होती है, यानी समिति की परिभाषा से ही लगता है कि समिति में व्यक्तियों का होना, निश्चित उद्देश्य का होना, पारस्परिक सहयोगिता का होना अनिवार्य होता है। परंतु यदि हम सतह के नीचे की बात करें तो ये एक यथार्थ है कि अनेक समितियां अनौपचारिक रूप से ही विकसित होती है। तो अगर समिति की परिभाषा को ले तो औपचारिक नियमों की विद्यमानता ही लग रही है, मतलब कि समिति में ही औपचारिक नियम पाए जाते हैं। परंतु सरफेस लेवल पे देखें तो समितियां अनौपचारिक रूप से ही विकसित होती है, यानी इसका कोई एक स्वरूप नहीं होता है और ये अनौपचारिक रूप से ही कार्य करती है। इसके सदस्य विशिष्ट हित के लिए मिलजुल कर कार्य करने के लिए प्रेरित भी होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य भी करते हैं और उद्देश्य की प्राप्ति होने के बाद वो समितियां नष्ट भी हो जाती है। औपचारिक रूप से चयन न होने पर उसमें स्पष्ट नेतृत्व उभर कर सामने आ जाता है, यानी जब हमारे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम चयन करते हैं तो उसमें स्पष्ट नेतृत्व भी सामने आ जाता है और उसकी प्रभाविता भी साफ दिखाई देती है। ऐसे समितियों के सदस्य भी अपने व्यवहार के आदर्श एवं नियम विकसित कर लेते हैं जो परस्पर समिति के परिणाम होते हैं। ये नियम व आचरण के प्रतिमान चाहे लिखे तो यह औपचारिक न हो, परंतु उनके सदस्य स्तर की प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि औपचारिक समिति में क्या होता है कि स्पष्ट नियम होते हैं, स्पष्ट उद्देश्य होते हैं, परंतु औपचारिक समिति में ऐसा नहीं होता है। अनौपचारिक समिति में उद्देश्य तो निश्चित होता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं, परंतु अनौपचारिक समिति में नियम स्पष्ट नहीं होते, परंतु जो उसमें रहने वाले व्यक्ति होते हैं वो अपनी मैच्योरिटी के साथ, अपनी समझ और सहजता के साथ उन नियमों का मतलब जो दिखाई भी नहीं दे रहे, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं, जिन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ऑर्गेनाइज वे में वे अपने कार्य को भी करते हैं। उदाहरण के लिए तो हमारे जो दोस्तों का ग्रुप होता है, हमारा फ्रेंड सर्कल में जो हमारा ग्रुप बनता है उसमें कई सारे दोस्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या है उसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जुलकर रहते हैं और हम इन लोगों के साथ मिलकर कैसे रहते हैं, या तो हमारी सोच उनके साथ मिलती है या फिर हम एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ स्थान पे रहते हैं। तो इसमें जो हम अपने दोस्तों का ग्रुप बनाते हैं या तो हमें एक दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जो हमारे दोस्तों का ग्रुप होता है वो एक संबंध बन जाता है हमारे लिए, इसमें हम अपने दोस्तों के साथ प्यार मोहब्बत से एक साथ रहते हैं। तो हम इस ग्रुप सर्कल में रहते हैं तो यहाँ कोई नियम, कोई विधान, कोई भी उद्देश्य लागू मतलब निश्चित नहीं होते, परंतु जब भी हमें एक दूसरे की सहायता की ज़रूरत होती है, कोई भी ऐसी विपदा परेशानी आती है तो हमारा दोस्त सबसे पहले हमारी हेल्प करता है और हम उससे उम्मीद भी रखते हैं। परंतु जब हमारे फ्रेंड सर्कल में यानी 7 से 8 लोगों का जब ग्रुप है या फिर 2 या 3 लोगों का भी ग्रुप है, उनमें से कोई एक भी धोखा या दगाबाजी करता है तो या तो हम उससे बात करना बंद कर देते हैं या तो फिर वो खुद ही हमसे दूर चला जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि वो समिति एसोसिएशन टूट जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही कि जो हमारे फ्रेंड सर्कल होता है वो हमारे एक अनौपचारिक समिति है, क्योंकि इसमें कोई नियम और आदर्श हम बताते नहीं है दूसरे को, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टूड बातें होती है। तो इस प्रकार ये कहा जा रहा है कि अनौपचारिक समिति भी इसी तरह होती है, इसमें लोग अपनी इच्छा के अनुसार आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। इस बात ही अनौपचारिक समिति के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है: समान हित, पारस्परिक परिचय एवं संपर्क, कार्यप्रणाली की सहजता और सरलता, व्यक्तिगत संबंध, अनौपचारिक नियमावली तथा सहमति के आधार पर स्वयं विकसित सहज नेतृत्व। तो इस प्रकार सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि पारस्परिक सहायता तथा सहयोग के आधार पर मिलजुल कर लक्ष्यों को पूरा करने वाले समूह या संगठन को हम समिति कह सकते हैं। जब कुछ लोग मिलजुल कर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सहयोग के आधार पर किसी संगठन का निर्माण करते हैं तब इसी संगठन को हम समिति कहते हैं। अतः समिति व्यक्ति के सामाजिक जीवन को दिशा प्रदान करती है, जिसके आधार पर समाज का विशाल संगठन बनता है। समिति का महत्व न केवल व्यक्ति की दृष्टि से अपितु समाज, राष्ट्र, संस्कृति और मानवता की दृष्टि से भी समिति की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। समिति कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा निर्मित की जाती है। इसमें व्यक्ति अपने निश्चित उद्देश्य को सम्मिलित करता है या व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन भी है। तो समितियां व्यक्ति का वह समूह है जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए संगठित होती है। उदाहरण के रूप में हम ये कह सकते हैं कि छात्र समिति, व्यापारिक समिति, विद्यालय श्रम संघ, दुर्गोत्सव समिति आदि इसके प्रमुख उदाहरण हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न के बारे में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सत्य या असत्य? बिल्कुल सत्य। अनौपचारिक समिति किसे कहते हैं? 3 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू। तो दोस्तों मेरे चैनल से रिलेटेड
इंस्टाग्राम भी मैंने बना लिया है, अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपको अगर कोई कुछ कहना है तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं।